हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हिसाब से आर्बिट्रेशन एक्ट पर हमारी बात चल रही थी और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में मैं इन दिनों डिस्कस कर रहा हूं। तो टोटली 7 क्वेश्चंस हम लोग लास्ट के 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके थे और आखिरी पार्ट जो है थर्ड पार्ट रिमेनिंग कुछ 4-5 क्वेश्चंस पे आज मैं बात आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज खत्म भी करेंगे इसको अपन। और स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर हमेशा की तरह से सुन लीजिएगा। गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चंस बीकॉम के एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। सिर्फ हम लोग एक कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। तो लास्ट तक हम लोग कुछ बातें कर चुके थे और एक वर्ड बार बार हमारे सामने आ रहा था कि जब मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा तो उसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा तो हमने उसका नाम दिया कि भाई व्हाट इज आर्बिट्रल अवॉर्ड। ठीक है, और इसके आपको बताने हैं एसेंशियल एक अच्छा पार्ट बनता है। तो मीनिंग सबसे पहले आप मेरे साथ वहां से देखें। एन आर्बिट्रल अवॉर्ड मीन्स रिटर्न एंड साइन डिसीजन मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑन द डिस्प्यूट रेफर्ड टू इट। यानी कि जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास में मैटर गया, जिस पर हम लोग लास्ट क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं, तो उनका जो भी रिटर्न और साइन डिसीजन है उसको हम कहते हैं अवॉर्ड, आर्बिट्रल अवॉर्ड बराबर। और आर्बिट्रल अवॉर्ड में कोई इंटरम अवॉर्ड अगर है, फाइनल अवॉर्ड देने से, फाइनल डिसीजन देने से पहले कोई इंटरम डिसीजन अगर दिया गया है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। बहुत क्लियर है। चलिए जी, इसके एसेंशियल इसी में से निकल करके आएंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले डिसीजन। एन अवॉर्ड इज अ डिसीजन और जजमेंट बाय द ट्रिब्यूनल ऑफ अ डिस्प्यूट रेफर टू। डेफिनेशन से हमने निकाला कि डिसीजन जो डिस्प्यूट इनके पास में गया उस पर जो डिसीजन मेकिंग हुआ, ये इसका पहला एसेंशियल। सेकेंड नंबर, डिसीजन होगा इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर अगर है तो जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल लेगी वो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर से लेगी। हम लोग जानते हैं वैसे भी ऑड नंबर में रहता है, तो अगर 1 ही है तब तो कोई टेंशन ही नहीं। 3 लोग अगर हैं तो 2 अगर फेवर कर जाते हैं तो वो अवॉर्ड, वो डिसीजन मेकिंग फाइनल हो जाएगा बराबर। तो मेजोरिटी विंस। फिर जो भी अवॉर्ड यहां पे दिया जा रहा है वो सब्सटेंटिव लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। जिस लॉ से रिलेटेड वो मैटर है जो इंडिया में एप्लीकेबल है उसके हिसाब से ही डिसीजन मेकिंग किया जाएगा। बट ऑब्वियसली रिटर्न में होना चाहिए, ओरल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। इट शैल बी साइन बाय द मेंबर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर। मेजोरिटी वाले लोग इस पर साइन करेंगे जिन्होंने डिसीजन दिया था। बहुत सिंपल है भाई, एक ही जना है तब तो उसके साइन, और अगर एक से ज्यादा है तो मेजोरिटी के साइन उस पर होना जरूरी है। मतलब सबके साइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ट्रिब्यूनल के उस पर साइन करेंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली उसके ऊपर डेट भी आएगा जिस डेट पे साइन किया, और प्लेस आएगा द आर्बिट्रल एंड द अवॉर्ड शैल डीम टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस। बट ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन किधर हुआ, किधर डिसीजन मेकिंग किया, कौन से प्लेस पर, वो जगह का नाम भी आएगा और उसी दिन उसी जगह पर वो आर्बिट्रल अवॉर्ड डिक्लेयर किया माना जाएगा। सिंपल चीजें सारी आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। अवॉर्ड मस्ट बी मेड वाइल कंप्लाइंग विद द ड्यू प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन। पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जब हो जाता है, जो तरीके आपने सीखे उसके थ्रू, तो डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर हो जाएगा, ड्यू प्रोसीजर होगा। ठीक है ना। उसके बाद में जिस वक्त में ऐसा डिसीजन मेकिंग होगा तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी है या जो ट्रेड यूजेस एप्लीकेबल हैं वो सब अप्लाई होंगे। और हमने कहा कि भाई जब भी 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो डिसीजन मेकिंग करते वक्त में देखना पड़ेगा दोनों ने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी बराबर। और सेकेंडली ये भी देखना पड़ेगा कि यूजेस ऑफ ट्रेड या कस्टम क्या है। अब ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। जब आप लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें इंप्लाइड वारंटीज के अंदर हमारा एक पॉइंट आता है ये कि कई चीजें हम ट्रेड या कस्टम के हिसाब से देखते हैं कि भाई जिस जगह वो बिजनेस हो रहा है या जिस जगह का डिस्प्यूट है वहां का या जिस बिजनेस से रिलेटेड मैटर है उस बिजनेस का कस्टम क्या है, उसका रिवाज क्या है ना। और ट्रेड यूजेस का एक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा दिया करता हूं आपको कस्टम का, आप लोग जानते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कई लोग जो पढ़े हुए हैं उनको याद भी आ जाएगा। मैंने कहा था ट्रेड कस्टम में कि भाई हमारे यहाँ पे जब आप लोग किसी रेस्टोरेंट के अंदर इडली सांभर खाने जाओगे तो इडली सांभर के साथ में चटनी आती है बराबर। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहता उसके अंदर की चटनी आएगी, लेकिन फिर भी आएगी। किसी रेस्टोरेंट में तो 5-6 तरह की आएगी, तो वो बेसिकली क्या है, वो ट्रेड यूजेस हो गया कि भाई वो उस चीज के साथ ऑटोमेटिकली अटैच है कि जहां पे भी इडली सांभर आएगा वहां पे चटनी भी आएगी रेस्टोरेंट में बराबर। घर की बात नहीं कर रहा हूं, घर पे बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी है। तो ये ट्रेड यूजेस वर्ड कहलाता है। तो डिसीजन मेकिंग करते वक्त में वहां पे क्या ट्रेड यूजेस हैं, ठीक है, वो भी ध्यान में रखने पड़ते हैं।
और बट ऑब्वियस है ये जो अवार्ड है वो फाइनल होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज होगा। जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट की पार्टीज है उनको बाउंड करेगा, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। बहुत सिंपल है। और इस अवार्ड की कॉपी, साइन कॉपी जो है वो दोनों पार्टीज को, ईच पार्टी, नॉर्मली हम 2 पार्टी अगर मान रहे हैं तो दोनों को दी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ क्वालिटीज इसकी हो गई, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। खत्म हो गया हमारा छोटा सा पॉइंट था। चलिए जी, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 9th और 10th जो हैं वैसे तो काफी डिटेल पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हम लोग इस वक्त उतना ही पोर्शन कर रहे हैं जितना बीकॉम के रेफरेंस का है। वहां चीजें क्या क्या लिखने के लिए आपको चाहिएंगी, उसी रेफरेंस में इस वीडियो को लीजिएगा। ज्यादा डीप स्टडी जो है, डिटेल स्टडी जो है वो यहां पे मैं नहीं करवा रहा हूं। बहुत क्लियर बोल देता हूं आप लोगों को फिर से। Which document as evidence need to be submitted for enforcement of an award made under New York Convention? अब हमने कहा भी क्या है, देखिए 2 तरह की चीजें हैं। आप लोग जानते हो कई बार कुछ कंट्रीज का ग्रुप जो है वो आपस में मिल करके कोई डीलिंग वीलिंग करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वहां पे वो एक दूसरे को अलाउ करते हैं अपने प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए, अपने लोगों के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो इन 2 कंट्रीज के जो लोग हैं इनके बीच में भी कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट हो गया है तो फिर उसका डिसीजन मेकिंग होगा। और उसमें हमारे यहाँ पे 2 आप कह सकते हो अप्रोचेस काम करती है, एक न्यूयॉर्क और एक जेनेवा। जो हम आगे जो है अपना जो 10th क्वेश्चन है वो आप लोग जब यहां से देखेंगे तो एक जेनेवा हो गया और एक हमारा जो है वो सिंपल सा हो गया न्यूयॉर्क, बराबर। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन बोले तो सभा कह दो, मीटिंग कह दो, सम्मेलन कह दो, कुछ भी कह दो, परंपरा कह दो, जो इन कंट्रीज ने आपस में मिलकर के बनाई। इस न्यूयॉर्क कन्वेंशन में जो जो कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर के इन कुछ चीज़ों को एनफोर्समेंट के लिए अप्लाई किया कि हाँ भाई हमारे यहाँ आपस में कंट्री में भी कोई डिसीजन मेकिंग अगर हुआ आर्बिट्रेशन में तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। ऐसा कुछ इनके बीच का आपस का डीलिंग है ना। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कई बार हमारे यहाँ से, जैसे विजय माल्या है वो इंग्लैंड में है, या और भी कोई इस तरह का बंदा है, नीरव मोदी है वो भी कहीं है, तो उन कंट्रीज से हम यहाँ पे उनको ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, डिपेंड करेगा कि उस कंट्री के साथ, उसकी गवर्नमेंट के साथ में हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर है तो हम बहुत आराम से उनको यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ के ऑफेंस के लिए वहां की कोर्ट में भी उनके ऊपर केस चल सकता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ना। तो सेम वही चीज यहां पे भी है इसी तरह से। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या कहता है, और व्हेन दी कोर्ट रिफ्यूज टू एनफोर्स, ऐसा कब होता है जब कोर्ट मना कर देती है कि भैया न्यूयॉर्क कन्वेंशन को हम जो है वो यहाँ पे फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम नहीं मानने वाले हैं। तो आइए सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का मीनिंग समझिएगा। फॉरेन अवार्ड मीन्स एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन पर्सन, बट ऑब्वियस है डिस्प्यूट है मतलब डिफरेंसेस बिटवीन पर्सन है, अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ये दोनों लोग जो हैं उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप है। यही डेफिनेशन आप आर्बिट्रेशन की भी पढ़ चुके हैं, वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन से मैटर आर्बिट्रेशन में आते हैं। उनमें हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं हो, लेकिन 2 लोगों के बीच में लीगल रिलेशनशिप तो है। ये ऑलरेडी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमारा डिस्कस पॉइंट है, ठीक है। कंसिडर्ड एज कमर्शियल, अब थोड़ा सा फोकस करिएगा, नया वर्ड आ गया यहां पे, कमर्शियल मैटर्स की यहां पे प्योरली बात हो रही है। अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया, इंडिया में जो लॉ एप्लीकेबल है उससे रिलेटेड है। मेड ऑन और आफ्टर 11th डे ऑफ अक्टूबर 1960, ये वो डेट है जब न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई हुआ। इस डेट पे जो इसके अंदर कंट्रीज इंक्लूड हैं उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया कि भाई हाँ हम अपनी अपनी कंट्रीज में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं आपस में। वो कहलाएगा, वो डेट जो है ऑन और क्या लिखा है, आफ्टर 11th डे ऑफ अक्टूबर, 11 अक्टूबर 1960, ठीक है। अब इसके लिए क्या चीजें बोली हैं, इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर आर्बिट्रेशन टू विच द कन्वेंशन शेड फॉरवर्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल अप्लाइज। अब फर्स्ट शेड्यूल उतना डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ नाम याद करके जाइए। फर्स्ट शेड्यूल में हमने वो मैटर्स लिख दिए हैं जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में जा सकते हैं, बराबर एक्ट ने लिख दिए हैं। तो पहली चीज तो राइटिंग में इस तरह का एग्रीमेंट हो रखा था कि भाई मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा, वो मैटर जो शेड्यूल नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं। एंड इन वन ऑफ सच टेरिटरी एज द सीजी बीइंग सेटिस्फाइड दैट रेसिप्रोकल प्रोविजन हैव बीन मेड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी टेरिटरी टू विच द सेट कन्वेंशन अप्लाई। वही मैंने आपको कहा कि कौन सी टेरिटरी में ये अप्लाई रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इस चीज को डिक्लेयर करे कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन में
को किस किस टेरिटरी में, किस किस कंट्री के अंदर में हमारा आर्बिट्रेशन, अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट बनता है तो उसको अप्लाई करना है, वो सब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करेगी। उन कंट्रीज के नेम डिक्लेयर करेगी कि भाई इस टेरिटरी वाले के अंदर अगर कुछ भी हुआ और इंडियन लॉ के हिसाब से है तो बिल्कुल हम उस आर्बिट्रल फॉरेन अवार्ड को हमारे यहाँ पे अप्लाई करने का परमिशन देंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगी, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए, अब मेन पॉइंट अपना बना कि जब न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर कोई मैटर आया, कोई फॉरेन अवार्ड आया और हम चाहते हैं कि वो फॉरेन अवार्ड जो है आर्बिट्रेशन का जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमको कोर्ट को कुछ एविडेंसेस देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट एज एविडेंस नीड टू बी सबमिटेड, समझिएगा, क्योंकि हम उसको अप्लाई करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उसको अप्लाई कराने के लिए हमको कुछ एविडेंसेस यहाँ देने पड़ेंगे। नंबर 1 पे, द पार्टी अप्लाइंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड शेल एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब कोर्ट को वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देगी? सबसे पहले द ओरिजिनल अवार्ड और एक कॉपी देयर ऑफ, बहुत सिंपल है, जो वहां से आर्बिट्रल अवार्ड आया उसका ओरिजिनल या उसका कॉपी, कुछ भी चलेगा। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ कंट्री इन विच इट वाज मेड। जिस कंट्री में, जहां पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई है, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, किसका साइन होना चाहिए, किसका सील होना चाहिए, वो सब लगा हुआ है, वो यहाँ की कोर्ट को आप दोगे, तभी हम उस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे ना उस अवार्ड को। नंबर 2, द ओरिजिनल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन और ए ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी। दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा था कि मैटर आया तो हम उसको आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, उसको अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, उसकी भी कॉपी जाए। तीसरे नंबर पे, सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड टू प्रूव दैट द अवार्ड इज अ फॉरेन अवार्ड। तो अभी यहाँ पे बहुत सीधा सा हो गया, सच एविडेंस इज मे बी नेसेसरी टू प्रूव दैट अवार्ड इज अ फॉरेन अवार्ड। भाई ये अवार्ड फॉरेन अवार्ड है, इसके लिए जो भी एविडेंस आपको देना पड़े, बट ऑब्वियस है वहां की जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रही होगी उनके हिसाब से जो ऑर्डर आया होगा वो एज अ प्रूफ आपको देना है यहाँ पे, ठीक है, अगर नेसेसरी लगे तो। बहुत सिंपल है। फिर एक बढ़िया चीज लिखा है, ये भी अपने आप में एक प्रूफ ही देख सकते हो आप, इफ द अवार्ड और एन एग्रीमेंट टू बी प्रोड्यूस इन ए फॉरेन लैंग्वेज। भाई फॉरेन लैंग्वेज के अंदर अगर उस, बट ऑब्वियस है किसी और कंट्री का है तो फॉरेन लैंग्वेज में ही होगा, मे बी। द पार्टी सीकिंग टू एनफोर्स द अवार्ड, जो पार्टी चाहती है कि अवार्ड को यहां अप्लाई किया जाए, शेल प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, सर्टिफाई एज करेक्ट बाय डिप्लोमेटिक और जो भी काउंसलर एजेंट ऑफ द कंट्री। समझना, देखो अभी हिंदी में करने को नहीं बोल रहे भाई, क्योंकि फॉरेन अवार्ड है तो हम चाह रहे हैं कि अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तब तो टेंशन नहीं, लेकिन मान लो फ्रेंच में लिखा हुआ है और कोई जर्मनी में लिखा हुआ है, तो फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज में अगर है तो हम चाहते हैं कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, लेकिन सर्टिफाई है ना, एज अ करेक्ट बाय। अब ये सर्टिफाई कौन करेगा कि हाँ भाई प्रॉपर इंग्लिश में इसका हमने सही तरीके से कह सकते हो ट्रांसलेशन किया है। डिप्लोमेटिक और काउंसलर एजेंट ऑफ द कंट्री टू विच दैट पार्टी बिलोंगिंग, जहां से वो पार्टी बिलोंग करती है, और सर्टिफाई एज करेक्ट इन सच अदर मैनर एज मे बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फोर्स इन इंडिया। तो दो चीजें, या तो वो पार्टी जिस जगह से, जिस फॉरेन कंट्री से बिलोंग करती है, जो अप्लाई करवाना चाह रही है इस अवार्ड को, वहां से, वहां के डिप्लोमेटिक स्टाफ से सर्टिफाई करवा ले, या इंडिया के रूल्स के हिसाब से जो भी पर्सन उसको ऑथोराइज करने के लिए, ऑथेंटिक करने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन को एलिजिबल है, वो उसको अप्रूव कर दे, तो ये चीज एज अ वैलिड प्रूफ मान ली जाएगी। अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो सिंपल से एविडेंस वाले पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अब ऐसा कब होता है कि जिन कंडीशन में कोर्ट जो है वो ये अवार्ड मानने से कर देती है मना, हमने प्रूफ मान लीजिए दे दिए हैं, या और कोई रीजन रह गया जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो इस न्यूयॉर्क कन्वेंशन में जो फॉरेन अवार्ड आया उसको यहां अप्लाई करने से कर देती है मना। तो आइए देखें वो कौन सी चीजें हैं जब ऐसा मना भी हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड मे बी रिफ्यूज्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट हुम इट इज इन्वोक्ड। बट ऑब्वियस है जिस पार्टी के अगेंस्ट में अवार्ड है वो अप्लाई करेगी ओनली इफ दैट पार्टी फर्निश टू द कोर्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ। अब जो पार्टी उसके अगेंस्ट, जिस पार्टी के अगेंस्ट में वो अवार्ड है, वो पार्टी चाहती है सर इसका इन्फोर्समेंट इधर मत कराओ। अब क्यों नहीं कराएं भाई, हमारे हिसाब से तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन हो रखा है, हम तो करवाएंगे। तो वो कुछ प्रूफ दे दे। क्या प्रूफ दे दे? नंबर 1, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट अंडर सम इनकैपेसिटी, कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उनमें कुछ इनकैपेबिलिटी है, अनसाउंड माइंडनेस या फिजिकली या वैसा कुछ। नंबर 2, सेड एग्रीमेंट जो है वो नॉट वैलिड अंडर द लॉ, वो जो एग्रीमेंट किया गया था वो लॉ के अंदर वैलिड ही नहीं था।
सर कौन सा लॉ, उधर का इधर का कुछ भी। नंबर 3, फेलिंग एनी इंडिकेशन देयर ऑन अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द अवार्ड वॉज मेड, जहां जिस कंट्री में वो अवार्ड दिया गया, जहां पे, अब इधर अवार्ड का मतलब गिफ्ट या अवार्ड, वो वाला मत, एप्रिसिएशन मत समझ लेना, पहले भी ऊपर आ चुका है। अवार्ड का मतलब कोर्ट का आर्बिट्रेशन डिसीजन है ना, आर्बिट्रेटर का डिसीजन। तो वो जो डिसीजन दिया उसमें किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं निकल के आ रहा है कि किसके अगेंस्ट में क्या पेनल्टी लगनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, द पार्टी अगेंस्ट whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of arbitrator। वो पार्टी बोले सर पता नहीं कैसे इन्होंने डिसीजन मेकिंग किया, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का मुझे कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया था। और आगे, the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the proceedings or was otherwise unable to present his case। भाई बहुत सीधा सा है कि सर या तो मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का नोटिस नहीं दिया, मुझे प्रोसीडिंग्स का नोटिस नहीं दिया, और मैं उस केस को अपनी तरफ से अपना केस तो प्रेजेंट ही नहीं कर पाया। ऐसा अगर वो कोर्ट को प्रूव कर दे, इनमें से कुछ भी है, जितने पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ भी प्रूव कर दिया, तो यहां की कोर्ट इस फॉरेन अवार्ड को अप्लाई करने से मना भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, द अवार्ड डील विद द डिफरेंस नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलोइंग विद द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन। यहां पे आर्बिट्रेशन में मैटर को ले जाने की जो कंडीशंस होनी चाहिए, ये मैटर, ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये डिस्प्यूट उन कंडीशंस को पूरा कर ही नहीं रहा है ना। या नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, इट कंटेन डिसीजन ऑन मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। ये मैटर आर्बिट्रेशन में जाने लायक ही नहीं था। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में भी कि कौन से मैटर आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तो नॉर्मली क्रिमिनल मैटर्स तो बिल्कुल ही नहीं जाते, तो ऐसा कुछ मैटर है। द कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल अथॉरिटी और आर्बिट्रल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। कि वहां जो फॉरेन अवार्ड दिया गया, जहां पे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना होगा, वो हम पार्टीज के बीच के एग्रीमेंट के हिसाब से तो बना ही नहीं। हमने पहले ही बात की थी कि ट्रिब्यूनल पार्टीज के आपस के एग्रीमेंट के हिसाब से बन सकता है। तो अब वो पार्टी प्रूव करे कि हमारे आपस के एग्रीमेंट के हिसाब से तो वो बना ही नहीं था। या नेक्स्ट में आया, द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल अथॉरिटी और प्रोसीजर वाज नॉट अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंट्री वेयर द आर्बिट्रेशन टुक प्लेस। जिस कंट्री में ये डिसीजन मेकिंग हुआ उसके लॉ के हिसाब से वो जो कंपोजिशन हुआ वो था ही नहीं, या जो आर्बिट्रल प्रोसीजर लगाए वो वहां के लॉ के हिसाब से थे ही नहीं। बराबर, द अवार्ड हैज नॉट येट बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, कि भाई वो जो अवार्ड है वो अभी तक तो हमको बाउंड कर ही नहीं रहा है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो पार्टीज को बाउंड करे। और द अवार्ड हैज बीन सेट असाइड और सस्पेंडेड बाय अ कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच और अंडर द लॉ विच दैट अवार्ड वाज मेड। कि सर जहां ये अवार्ड डिक्लेयर हुआ था वहां पे जो अथॉरिटी है उसने इसको सस्पेंड करके रखा है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है। भाई मान लो कोई आर्बिट्रल अवार्ड आया जो वहां की ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और वो अभी मैटर वहां चल रहा है, इस बीच में इंडिया में प्रेजेंट कर दिया कि सर अप्लाई करो। तो अब जो अपोजिट पार्टी है वो इस चीज को प्रूव करे कि सर ऑलरेडी वहां पे चैलेंज हो चुका है ना, वहां पे ऑलरेडी अभी अवार्ड सस्पेंडेड है, जिस कंट्री के अंदर ये दिया गया वहां पे अभी इसको सस्पेंड कर दिया है, इस डिसीजन को भी रोक लगा दी, इस पे स्टे आ गया, इसीलिए मैटर को यहां पे ले गया, बदमाश इंसान है, आप भी इसको रोक दो। तो ऐसे मैटर में कोर्ट जो है वो स्टॉप कर सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो बहुत क्लियर मैटर है मेरे हिसाब से, कोई टेंशन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट से, नंबर 10। हाँ जी, तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन पे क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं। जैसा न्यूयॉर्क कन्वेंशन का है वैसा ही मैटर हमारा जो है वो जेनेवा कन्वेंशन का भी है। विच डॉक्यूमेंट एज एविडेंस नीड टू बी सबमिटेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड अंडर जेनेवा कन्वेंशन, ये एक अलग मैटर हो गया। ठीक है, एक अलग तरह की कंट्रीज के साथ हमारी डीलिंग हो गई। व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट, और यहाँ पे भी वही है कि कोर्ट कब मना कर सकती है। तो देखें, अब हमने कहा सर फॉरेन अवार्ड का मीनिंग तो वहां पे भी आया था, देखो वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का मीनिंग था, ये जेनेवा कन्वेंशन का मीनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। Foreign award means an arbitral award on differences relating to matter considered as commercial। अब यहाँ पे वो सब बातें हट गई हमारी, whether legal relationship or not, बस commercial matter होना चाहिए under the law of force in India। और डेट इस बार हो गई 28th day of July 1924, बहुत पुराना मैटर, वो 1960 का मैटर था, ये 24 या उसके बाद के मैटर्स की बात कर रहा है। अब इससे रिलेटेड जो मैटर हैं वो सारे सेकेंड शेड्यूल के अंदर हैं, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। फिर अगले पॉइंट वही हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू थर्ड शेड्यूल के अंदर डिसाइड कर दिया है
कि कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी टेरिटरीज, ये देखो लिख दिया है, जो इस कौन कौन सी टेरिटरीज को हम इंक्लूड करेंगे, नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया, जो जिन पर जेनेवा कन्वेंशन के प्रोविजंस हम अप्लाई करने वाले हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। देखो लिखा है, एंड बिटवीन पर्सन ऑफ हुम वन इज सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ सम वन ऑफ सच पावर एज द सीजी बीइंग सेटिस्फाइड दैट रेसिप्रोकल प्रोविजन हैव बीन मेड। रेसिप्रोकल प्रोविजन इन्हीं को कहते हैं कि दोनों के आपस के प्रोविजन अप्लाई हैं। मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी पार्टीज टू द कन्वेंशन सेट फोर्थ इन थर्ड शेड्यूल। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज आएंगी वो आपको थर्ड शेड्यूल के अंदर देके रखा है। एंड whom the other is subject to jurisdiction of some other of the power aforesaid, और जो इन पावर्स के अंदर, जिन पर ये सारे पावर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, बराबर। और आगे बोल दिया, इन वन ऑफ सच टेरिटरी एज द सीजी बीइंग सेटिस्फाइड दैट रेसिप्रोकल प्रोविजन हैव बीन मेड मे बी लाइक नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी टेरिटरी टू विच द सेट कन्वेंशन अप्लाई। अब देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा आपको, तो अपना लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। अल्टीमेटली मतलब क्या, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, कुछ ऐसी कंट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर दी कि भाई ये टेरिटरीज में अगर कोई भी डिसीजन डिक्लेयर किया गया आर्बिट्रल अवार्ड तो उसको हम अपने अप्लाई करेंगे। सेम वैसा ही जेनेवा कन्वेंशन में भी कुछ कंट्रीज का आपस का एक डीलिंग हुआ, आपस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर, जैसे इंडिया में कोई डिसीजन हुआ तो वहां उन्होंने, उस कंट्री ने वैसा ही कुछ रूल बना रखा है कि हम इंडिया के आर्बिट्रल अवार्ड को हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे। उसी तरह से हम कह रहे हैं कि भाई वहां का जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा उसको हम अपने अप्लाई करेंगे। अब वो कौन कौन सी टेरिटरीज होंगी, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, कौन कौन सी पार्टीज होंगी, ये सब शेड्यूल के अंदर लिख दिया गया है, जिसको अभी बीकॉम लेवल की वजह से हम उतना ज्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, बराबर। नोट में देखें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एन अवार्ड शेल नॉट डीम टू बी फाइनल इफ एनी प्रोसीडिंग फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अवार्ड आर पेंडिंग इन द कंट्री इन विच इट वॉज मेड। ये लाइन पहले ही बोल दी हमने, है ना। हमने कहा कि कोई भी डिसीजन यहां पे अवार्ड फाइनल तब तक नहीं माना जाएगा अगर जिस कंट्री ने वो आर्बिट्रल अवार्ड दिया, है ना, वहां पे अगर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई प्रोसीडिंग अभी चालू है वहां पे, तो उसको फाइनल डिसीजन वहां अभी हुआ नहीं, कोई इंटरिम वगैरह हुआ और यहां आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, तो हम उसको नहीं वैलिड करेंगे क्योंकि वो फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। क्लियर मैटर है। अब डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं। देखिए आप, सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉपी वाला हमारा सेम पॉइंट आया। सेकेंड, एविडेंस देना पड़ेगा इस बार कि वहां जो अवार्ड जो यहां अप्लाई करवाने जा रहे हो वो फाइनल है। सबसे बड़ी बात हमने ऊपर लिख दिया, फाइनल होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो आगे कंडीशन, सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी टू प्रूव दैट कंडीशन मेंशन इन क्लॉज ए एंड सी ऑफ सेक्शन 57(1) आर सेटिस्फाई। जो आगे मैं आपको भी कंडीशंस पढ़ाने वाला हूं वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई की है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज वाला वही पॉइंट है कि फॉरेन लैंग्वेज में हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए। सर्टिफाई या तो उस कंट्री का ऑथोराइज पर्सन करे या इंडिया का ऑथोराइज पर्सन कर दे, तो सेम पैराग्राफ एज इट इज है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। अब यहां कंडीशंस वाला पॉइंट हमारा दूसरा हो गया, कंडीशंस एनफोर्समेंट की। नंबर 1, द अवार्ड हैज बीन मेड इन परसुएंस ऑफ अ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन विच इज वैलिड अंडर द लॉ एप्लीकेबल देयर टू। बहुत सिंपल है। सबसे पहला, ये डिसीजन मेकिंग लॉ के हिसाब से है एब्सोल्युटली वैलिड, तभी अप्लाई होगा। सेकेंड नंबर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अवार्ड इज कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ ऑफ इंडिया। इंडियन लॉ के हिसाब से मैटर ऐसा है जो आर्बिट्रेशन में जा सकता है। देखो, जिस कंट्री ने डिसीजन दिया वहां क्या रूल है इस पॉइंट में उससे मतलब नहीं है। इस पॉइंट में मतलब यह है कि हमारे यहां इंडिया के जो आर्बिट्रल हमने मैटर्स बना रखे हैं, जो जो मैटर आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, उनमें वो मैटर कवर होता है। थर्ड नंबर, the award has been made by the arbitral tribunal provided for in the submission to the arbitration or constituted in the manner agreed upon by the parties. The award has been made. किसने किया? arbitral tribunal ने किया। provided for in the submission to the arbitration or constituted in the manner agreed. अब उसी manner, उसी तरीके से वो ट्रिब्यूनल बना है जैसा पार्टीज ने डिसाइड किया, and in conformity with the law governing the arbitration procedure, और जिस कंट्री में डिसीजन है वहां के लॉ के हिसाब से सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं। तो पार्टीज के एग्रीमेंट के थ्रू बना है, पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है। फिर अगला पॉइंट जो हम बार बार कह रहे हैं, द अवार्ड हैज बिकम फाइनल इन द कंट्री इन विच इट हैज बीन मेड। तो अगर रशिया के अंदर कहीं पर हुआ है वो, ठीक है, या और किसी जगह पे हुआ है, कनाडा के अंदर अगर हुआ है, तो वहां पे वो डिसीजन फाइनल हुआ है, बराबर, इन द सेंस दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड
as such if it is open to opposition or appeal, or if it is proved that any proceeding for the purpose of contesting the validity of the award are pending. ये देख लो, in the sense that it will not be considered as such if it is open. The award has become final in the country in which it has been made, in the sense that it will not be considered as such. हमने पहले ही ऊपर बोल दिया था कि बिल्कुल फाइनल होना चाहिए वो, अगर वो वहां पे चैलेंजेबल है या जिस कंट्री का अवार्ड है वहां की कोर्ट में ऑलरेडी आपने उस अवार्ड के अगेंस्ट में चैलेंज करके रखा हुआ है, अभी मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो फिर वो यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखोगे। द एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक पॉलिसी और द लॉ ऑफ इंडिया। और जो भी अवार्ड है उसका एनफोर्समेंट करवाना यहाँ इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि ये जो कन्वेंशन वाले मैटर्स हैं ये दोनों कंट्रीज के लॉ के मिले जुले पोर्शन पर है, हम बैलेंस लेकर के चल रहे हैं कि जहां पे ये अवार्ड डिक्लेयर हुआ जिस कंट्री में वहां के लॉ के हिसाब से है, पार्टीज के एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ, और जब इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं हम तो इंडिया के हिसाब से भी यहाँ के लॉ के हिसाब से भी वो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल वैलिड है। तो एक बैलेंस है दो कंट्रीज के बीच के लॉ का, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, तभी अप्लाई होगा। अब कोर्ट कब मना करेगा, लगभग सिचुएशन वैसी है कि वहां के किसी अवार्ड को यहाँ अप्लाई करने से कोर्ट जेनेवा कन्वेंशन में मना करे। सेम, सबसे पहला, द अवार्ड हैज बीन एन्यूअल इन द कंट्री विच इट इज वॉट मेड, जहां पे मेड हुआ वहीं चैलेंज हो चुका है वो, तो फिर यहाँ अप्लाई कैसे कर दें हम। द पार्टी अगेंस्ट whom it is sought to use the award was not given notice of the arbitration proceeding in sufficient time to enable him to present the case। जिस पार्टी के अगेंस्ट में ये केस हुआ है, मतलब डिसीजन मेकिंग आया है, whom it sought to use the award, वही ऊपर जो आपने पढ़ा न्यूयॉर्क कन्वेंशन में कि मुझे प्रॉपर नोटिस या टाइमिंग दिया ही नहीं गया जिससे मैं अपना केस प्रेजेंट कर पाता। तीसरा, द पार्टी अगेंस्ट whom it is sought to be used the award under a legal incapacity and he was not properly represented। लीगल इनकैपेसिटी थी भाई, लीगली वो बंदा इनकैपेबल था। न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी आपने इनकैपेबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा था। द अवार्ड डज नॉट डील विद द डिफरेंसेस कॉन्टेम्पलेटेड बाय और फेलिंग विद द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन। वही मैटर हो गया कि ये मैटर आर्बिट्रेशन के पास में जाने वाला था नहीं, अगला भी वही है, बिल्कुल कंडीशंस फॉलो नहीं हुई और आर्बिट्रेशन के स्कोप के अंदर ये पॉइंट नहीं था, इसीलिए चैलेंज हो सकता है। ये पॉइंट अपने को मेनली यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए थे, ठीक है, बराबर, सिंपल से पॉइंट है, बराबर, ठीक है। तो वहां के हिसाब से एनल्ड कर दिया गया, एनल्ड का मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, तो वहां के हिसाब से एनल्ड कर दिया गया, या फिर पार्टी को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल दिया गया, या पार्टी इनकैपेबल है, या फिर ये मैटर आर्बिट्रेशन की कंडीशंस को पूरी नहीं कर रहा है, या आर्बिट्रेशन के स्कोप के अंदर ही नहीं आ रहा है, तो फिर इसको कंडीशंस व्हेन द कोर्ट रिफ्यूज टू एनफोर्स जेनेवा कन्वेंशन ही अपने को ध्यान में रखना है। तो हो सकता है एग्जाम में न्यूयॉर्क या जेनेवा कन्वेंशन पे कोई क्वेश्चन बन करके आ जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, नॉर्मल से मैटर है, याद करके लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी दो क्वेश्चंस पर मैं आ गया। वैसे तो काफी लंबे चौड़े प्रोविजंस हैं, काफी डिटेल स्टडी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना टाइम अपने को पढ़ने का मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए बस एक थोड़ा सा सपोर्ट है, ये कर सकते हैं छोटा मोटा पॉइंट। व्हाट इज चैप्टर का सेकंड पार्ट, कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंसिलेटर इंड्यूस द डिस्प्यूटेंट पार्टीज टू डिस्कस एंड रिकंसाइल देयर डिफरेंस on the disputed issue and encourage them to a mutual settlement of the issue। तो आप देखो कि आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन दोनों ही आउट ऑफ कोर्ट है, लेकिन इसमें नॉर्मली जजमेंटल मैटर नहीं है, समझिएगा, ये सेटलमेंट है। जो यहाँ पे बंदा, जैसे वहां आर्बिट्रेटर होता है, यहाँ पे कॉन्सिलेटर है, ये कॉन्सिलेटर पार्टीज को समझाएगा कि यार क्या रखा है झगड़े में, है ना, तो झगड़ा खत्म करो और आपस में इस मैटर को सेटल कर लो ना, तो आपस में ही डिसाइड करके टर्म्स कंडीशन बना करके, हम तो जस्ट एज अ मीडिएटर भी नहीं है भाई, जो तुमको ठीक लगे ना, हम इसके फेवर में बोल रहे हैं ना इसके फेवर में बोल रहे हैं, आप तो आपस में मिलकर के सेटलमेंट कर लो, ऐसा जो इंड्यूस करे वो बंदा कहलाता है कंसिलेटर, और इस पूरे कंसेप्ट को कंसिलेशन बोलते हैं। तो कंसिलेटर एनकरेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज, आइए पार्टीज बैठिए, कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए, वो मूवीज में क्या बोलते हैं, मांडवली करिए, बराबर। इंटरप्रेटिंग एंड क्लियरिफाइंग इश्यूज इन्वॉल्व, जो भी इशू है उनको क्लियरिफाई कर लो यार आपस में बैठ करके, और कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल लो, क्या रखा है, फिर से वही बोल रहा हूं, क्या आपस के अंदर प्रोसीडिंग्स पे आओगे, हम कोई अवार्ड डिक्लेयर करेंगे, आपस में सेटल करके खत्म करो ना तुम्हें। दिस कैन सक्सीड ओनली इफ द पार्टीज आर विलिंग टू रीड जस्ट टू देयर स्टैंड ऑन द इशू इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट। अब ये पूरा ये सफल सक्सेस तभी होगा जब पार्टीज का इंटेंशन वाकई में ऐसा है कि हाँ भाई सेटलमेंट कर लिया जाए, नहीं तो यूजलेस हो जाएगा।
ठीक है। तो कंसिलेटर हैज नो पावर टू कंपेल द डिस्प्यूटेंट पार्टीज टू अटेंड द सेटलमेंट प्रोसेस एंड एग्री ऑन एनी सेटलमेंट। फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ उनको मना सकता है, बात कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझा सकता है कि भैया देखो सेटलमेंट रख कर लो। ही इवन डज नॉट टेक पार्ट, सेटलमेंट प्रोसेस में पार्ट भी नहीं लेगा भाई, बिल्कुल नहीं, उसका रोल ही नहीं है। ही एक्ट मियरली एज एन इंटरमीडिएटरी इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टीज एंड एक्ट इम्पार्शियली, बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से उसको काम करना है। इंडिपेंडेंटली इधर पार्टी को बिठा देगा, हाँ भाई ये पार्टी इधर, ये पार्टी इधर, मैं इधर, अभी तुमको जो डिस्कस करना है आपस में कर लो, कोई कंफ्यूजन आए तो मैं सलाह दे दूंगा अपना, लेकिन करना आप लोग को है सेटलमेंट, बस ये करवाने का काम ही कहलाता है कंसोलेशन का, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, सिंपल सा था। तो अब आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन और कंसोलेशन का डिफरेंस क्या है। आइए, सबसे पहला यहां बनता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यहां पे कोई भी एग्रीमेंट भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहां पे तो बाकायदा अलग से क्लॉज बनाना पड़ेगा या अलग से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्यूट, यहां पे या तो डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर है, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, यहां तो एग्जिस्टिंग ही होगा, क्योंकि हम फ्यूचर के डिस्प्यूट को सेटलमेंट से सॉल्व करेंगे ऐसा तो हम क्लॉज बनाते ही नहीं है, न बना सकते हैं, तो ये एग्जिस्टिंग के लिए होगा। यहां आर्बिट्रेटर के नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9 कितने भी रखो, यहां पे मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने बोला ऑड नंबर ही होने चाहिए, आर्बिट्रेशन में ऑड नंबर चाहिए, उधर ऑड इवन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मैक्सिमम 3 है बस। अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट, कई बार आर्बिट्रेटर कोर्ट अपॉइंट करता है, आर्बिट्रेटर में ऑल्सो भी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इनकी तरफ से कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन, हमने पढ़ा है। जबकि कंसोलेटर मे बी अपॉइंटेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ, या तो पार्टीज ही अपॉइंट करें या बाय द पार्टीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पर्सन और इंस्टीट्यूशन सेलेक्टेड बाय देम और बाय सच पर्सन। या तो पार्टीज खुद ही बना दे कंसोलेटर कौन होगा, या पार्टीज मिलकर के कुछ लोगों के नाम डिसाइड करें और वो सजेस्ट करें कि किनको कंसोलेटर बनाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट का रोल नहीं है, ठीक है। प्रोसीडिंग कब से चालू होगी, ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट इज रिसीव बाय द रेस्पोंडेंट, है ना। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट भेज देती है कि आओ इस मैटर को आर्बिट्रेशन पे ले जाते हैं, तो बस प्रोसीडिंग चालू। जबकि यहां पे व्हेन अ पार्टी एक्सेप्ट इन राइटिंग द इन्विटेशन टू कंसोलेट द डिस्प्यूट मेड बाय द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न में रिक्वेस्ट भेजती है कि भैया ठीक है अब इस मैटर को क्यों ना आपस में सेटल कर लिया जाए, तो फिर सेटलमेंट का प्रोसेस चालू होता है। पावर्स क्या है, आर्बिट्रेटर एंजॉय मेनी पावर, जिसमें अवार्ड डिक्लेयर करने का पावर है भाई, और सबसे बड़ी बात, इस अवार्ड से पार्टी चाहे एग्री, अब आप सब जानते हो कि आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड आएगा, एक पार्टी हो सकता है कि उसको एग्री करे, दूसरी पार्टी हो सकता है उसको डिसएग्री करे, कुछ भी पॉसिबल है, एग्री डिसएग्री पॉसिबल है ना। अब जो डिसएग्री करेगी वो आगे अपील करेगी, लेकिन सेटलमेंट प्रोसीजर में लिमिटेड पावर्स हैं भाई, कोई सेटलमेंट ऐसा नहीं होगा जो पार्टीज की इच्छा के अगेंस्ट हो, क्योंकि दोनों पार्टीज ही कर रही हैं आपस में सेटलमेंट, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। इसका जो डिसीजन है वो ड्यूटीज इसकी जुडिशियल नेचर की है, जज की तरह से काम कर रहा है, जैसे जज करता है डिसीजन मेकिंग वगैरह, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, इसका बेचारे का काम सिर्फ सेटलमेंट करवाने का है, कोई जुडिशरी टाइप कोई अवार्ड डिक्लेयर करने का काम इसका नहीं है। बेसिस क्या है, लॉ। आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन दिए जाएंगे वो सब्सटेंटिव, वहां पे जो भी लॉ है उस लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होंगे, और यहां पे जो डिस्प्यूट होगा वो पार्टीज की क्या आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके हिसाब से मैटर सॉल्व होगा। लॉ का रोल यहां पे नहीं है, पार्टीज की क्या इच्छा है, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स कंडीशन अपने को ध्यान में रखना है। ये डिसीजन नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, इसको आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं, और इसमें सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, जो मैं पहले ही कह चुका हूं, इसे सेटलमेंट एग्रीमेंट, जबकि आर्बिट्रल अवार्ड की तरफ से जाएगा। The court is empowered to refer a dispute for arbitration under certain cases. कोर्ट खुद कुछ मैटर को कह सकती है आर्बिट्रेशन में ले जाओ, लेकिन कोर्ट कभी भी सेटलमेंट के लिए नहीं कह सकती। आर्बिट्रेशन तो कह सकती है कोर्ट, भी आर्बिट्रेटर्स ही करेंगे इस मैटर को सॉल्व, लेकिन सेटलमेंट के लिए कभी भी कंसोलेशन के लिए कोर्ट रेफर नहीं करेगी मैटर्स को, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए, फटाफट से इनके ऊपर बात भी कर ली, तो बस आप लोगों को इस वीडियो में मैंने खत्म करवा दिया है। अब इस वीडियो में आपको पहले के 2 वीडियोस का लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में ये जो नोट्स जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि नॉर्मल बुक के नोट्स ही हैं आपके, आराम से आप कर सकते हैं, वहां से भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो लिंक है, जो लोग कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ही करके जाना चाह रहे हैं उनको मैं दे दूंगा।
तो फिर से डिस्क्लेमर है कि भाई पूरा पोर्शन पढ़ करके जाइए, सब कुछ पढ़ के जाइए, लेकिन जो लोग पूरा नहीं पढ़ पाएंगे या जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये वीडियो है कि भाई थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे या यहाँ से जो मैं लिंक अभी दूंगा उससे नोट्स को पढ़ लेंगे तो कुछ पोर्शन हमारा मेरे ख्याल से तैयार हो सकता है इस एक्ट का, जो आपके बीकॉम के अंदर एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। बस उसी पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो अपने बीकॉम के जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो बीकॉम के जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जहाँ जहाँ पे जिनके कोर्स में ये है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसको देख सकें, उनको बेनिफिट हो सके, बराबर। ओके, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर बीकॉम एग्जामिनेशन। फिर भी कोई डिस्प्यूट क्वारी आता है तो बिल्कुल आप कमेंट के थ्रू अपनी क्वारीज जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। जिनके पास नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।